नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं ग्लोबगस्ट। ग्लोबगस्ट के नए शो तथ्य तलाश में आज हम मौजूद हैं एक ऐसे योद्धा के साथ जिनकी युद्ध की चर्चाएं हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उतने परिपक्व नहीं हैं, क्योंकि ये ऐसी योद्धा है जिन्होंने इस समाज से लड़ा है, इस पे सत्ता से लड़ाई की है। हम इनके व्यक्तित्व के बारे में अगर बात करें तो उसमें हमें एक बहुत ही पुरानी पंक्ति याद आती है कि पंक्ति कुछ इस प्रकार से है कि दिन की ढलती धूप है नारियों की जिंदगी, राह की पथरीली डगर है नारियों की जिंदगी, चाहे हो अग्नि परीक्षा चाहे हो चौसर विषाद, हर सदी में दाव पे ही रही है नारियों की जिंदगी। नमस्कार अंशु जी, स्वागत है आपका। सवाल बहुत ही साधारण से होंगे, कोई बड़ी ऐसी चीजें नहीं है। पहली बात तो ये अंशु जी, आप कुछ ऐसी शुरुआत से बताएं उन चीजों के बारे में कि आपने इस जगह, इस कैफे की शुरुआत और यहाँ पे जुड़ने की शुरुआत कैसे की और किस रूप से की थी? जी, मैंने छाव फाउंडेशन को 2015 में ज्वाइन किया था और हमारे फाउंडर हैं मिस्टर आलोक दीक्षित, जिन्होंने ये संस्था का उद्घाटन किया था। और 2012 में बेसिकली हम लोगों ने शुरुआत की थी और हम लोगों ने एक कैंपेन से शुरुआत की थी जिसका नाम था स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन। और बेसिकली हम लोगों की बहुत छोटी सी टीम थी और उस तहत हम लोगों ने रीच आउट करना स्टार्ट किया। जो हमारी टीम थी उन्होंने रीच आउट करना स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर सामने निकल के आई जिन्हें बेसिकली जॉब की नीड थी। उनके पास एजुकेशन तो होती है लेकिन उनके पास फेस का कोडिंग उनको समाज में जॉब नहीं देते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे फाउंडर हैं उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसे कैफेज ओपन करते हैं जहाँ पे मतलब एसिड के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। तो कैफे एक ऐसा जरिया था जहाँ पे मतलब हर एक इंसान को, मतलब हर एक इंसान आता है और बच्चे से लेकर बड़ा तक इंसान यहाँ पे आता है, तो हम लोग अपना मैसेज पहुँचा पाए। तो ऐसे ही शुरुआत हुई और 5 लोगों से शुरुआत की थी। आज हम लोगों के कैफे में 30 सर्वाइवर्स काम करती हैं और 150 सर्वाइवर्स को लेके हम काम करते हैं, जिसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट और उनका केस देखना, उनकी एजुकेशन प्रोवाइड कराना और उनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराना, ये सब देखते हैं। तो मतलब 2015 में मैंने छाव फाउंडेशन ज्वाइन किया था। अच्छा, इस आपके जो भी आपकी योजनाएं हैं ये कैफे की, उसमें समाज की क्या भूमिका थी? यही है कि अगर समाज नहीं आएगा तो जो हम लोगों का सेल्फ अर्निंग है हम लोग कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि समाज ही तो इस मुकाम पे लाके खड़ा करता है। चलिए अब ना कुछ शुरुआत से बात करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि इसकी शुरुआत जैसे आपने की, आपने बोला कि हम लोगों ने बहुत छोटी टीम के साथ शुरुआत की थी, आज 30 लोग के आसपास यहाँ पे आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं चुनौतियां क्या क्या आई, आप व्यक्तिगत तौर पे इसके बारे में कुछ बताएं। चुनौतियों की बात करूँ तो अभी भी मतलब अभी भी आती हैं, और क्योंकि समाज में मतलब अपनाते नहीं हैं लोगों को। और जैसे कि किसी के साथ कोई क्राइम हो जाए तो नहीं अपनाते हैं। और जैसे कि मैं हूँ और यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, तो शुरुआत में 2014 में जब हम लोगों ने आगरा वाले कैफे से शुरुआत की थी, तो वहाँ पे गेस्ट आते थे तो जो डर जाते थे लोग देख के, और किसी के हाथ पे स्कार्स होते थे तो लोग मतलब ये बोलते थे कि मतलब घिन आ रही है, तो इस टाइप के कमेंट करते थे। और बहुत मुश्किल होता है कि लोग आते हैं और उनके सामने प्रेजेंटेबल हो पाना, क्योंकि लोग इस तरीके से देखते हैं, लोग अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है और अभी भी लोग नहीं अपना रहे। तो यही आता है कि जब हम लोग सामने जाते हैं ना तो लोग बहुत घिनौनी नजरों से हम लोगों को देखते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने अपने आप में ही बहुत बड़ा क्राइम कर लिया हो। तो इस तरीके के, और मतलब पहले लोग आते नहीं थे और दिन भर में 1 रुपये की भी सेल नहीं होती थी, और लोगों को मतलब वही है ना कि ग्राउंड लेवल से काम करना, लोगों को बताना अपने बारे में, लोगों को अवेयरनेस फैलाना। उसके बाद मतलब, और अभी भी रोड पे ऐसा रोड पे चलते हैं तो लोग देखते हैं, लोग मतलब हंसते हैं। और जी, तो एक चीज, एक और मेरे मन में एक सवाल है कि अब क्या बदलाव दिख रहे हैं आपको? मतलब ये है कि पहले लोग सामने से मतलब अपनाते नहीं थे, अभी सामने से अपनाते हैं। सामने से अपने कॉलेजों में, स्कूल में बुलाते हैं और लोग मतलब मिलना चाहते हैं सामने से, और लोग बात करना चाहते हैं एसिड अटैक पे। पहले ये था कि लोग एक एसिड अटैक उसको देखना नहीं चाहते थे, आज ये है कि लोग प्रोग्राम करा रहे हैं एसिड अटैक को लेके और लोग मिलने आ रहे हैं, लोग दूर दूर से मिलने आते हैं। तो ये चेंजेस आया कि लोग अपना रहे हैं। अब वो कहते हैं ना कि जहाँ पुरुषवादी समाज एकाधिकार करती है वहां पे क्रूप समाज जन्म लेता है। आज भी हम करुणा के लिए महिलाओं पे आश्रित हैं, वो करुणा हमें कई जगहों से मिलता है, लेकिन ऐसा क्या होता है जब वो करुणादायक को ही हम अपना दुश्मन बना बैठते हैं और उसके ऊपर इस प्रकार की चीजें करते हैं। खैर, इन सब के बावजूद
सबसे एक और बात सबसे आता है कि आप अपनी कुछ बचपन के बारे में चीजें बताएं। बचपन ऐसे ही था मेरा, जैसे नॉर्मल इंसानों का रहता है और नॉर्मल एक व्यक्ति का रहता है। जैसे मेरा एक- भी कुछ ऐसा हाँ, खास बचपन नहीं रहा है। एक गोल, एक लक्ष्य हुआ करता कुछ होगा लक्ष्य कि नहीं था मेरा, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। जब 18 साल की होती तो उसकी शादी कर दी जाती है और उसको बताया जाता है बचपन से ही कि तुम्हें पराए घर जाना है। तो कभी भी ऐसा दिमाग में नहीं था कि हाँ मुझे पर्टिकुलर ये काम करके या पढ़ाई करके आगे जाना है, क्योंकि पता था कि जब बड़ी होंगी तो शादी ही कर दी जाएगी। तो फिर भी एक लक्ष्य तो हुआ होगा कि आपके मन में कि इस प्रकार से हम जीवन व्यतीत करते हैं या फिर इस प्रकार से चीजें करेंगे जो भविष्य में आपके लिए हो। मेरा मतलब मेरे फादर को लेके था कि मतलब मुझे अपने फादर की हेल्प करनी थी और मेरे पापा फार्मर हैं कि पढ़ लिख के मतलब मैं इनकी हेल्प करूंगी। और मेरा ये था कि जो गरीब बच्चे होते हैं तो उनकी एजुकेशन प्रोवाइड कराना या मतलब उनको कुछ कंट्रीब्यूशन देना। ओके, तो उसके बाद जैसे कि आपके साथ इस प्रकार जो व्यथा हुई उसके बाद इन सब चीजों में कितनी सारी बदलाव हुई। मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एसिड अटैक किया था और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल थी। और ये कहें कि पहले चीज़ें बहुत आसान लगती थी और अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन हो गई हैं और उनको हर दिन आसान बनाने की कोशिश करते हैं। और पहले ये था कि मतलब फेस कवर करके नहीं चलना होता था और जीवन ये था कि हाँ ठीक है कि शादी होके भी घर पालेंगे और मतलब जीवन एक अच्छे से चलेगा। अभी क्या है कि जीवन हॉस्पिटल के चक्कर में और कोर्ट कचहरी के चक्कर में, लोगों के ताने सुनने के चक्कर में ही निकल रहा है। और ऐसे और हर दिन ऐसे ही लगता है कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। तो मतलब गर्मी आती है तो चेहरे की जो स्किन है बहुत ज्यादा मतलब खुजली करने लगता है और बहुत ज्यादा मुश्किल होता है गर्मी में सरवाइव करना। तो इस तरीके की दिक्कत आ रहती हैं। अगर ये सब ना हुआ होता तो शायद जीवन बहुत आसान चल रहा होता। अच्छा, मैं ज्यादा भावनात्मक रूप से इन चीजों को नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा आपके उस चीजों को बयान नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप सारांश में बताना चाहें तो कैसे हुआ था ये चीजें जो अभी आपने बताया, और मतलब कि इसके पीछे का थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी स्टोरी। वन साइडेड लव था और मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे और मैंने इनकार किया, तो इसी कारण उन्होंने मतलब एसिड अटैक 55 साल। तो इसकी मतलब ये जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वहाँ कहाँ से हुई थी, लाइक 2014 की बात थी और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी और मैं साइकिल से जाती थी और मेरा जो स्कूल था वो 7 किलोमीटर की दूरी पे था और बहुत घने जंगलों से जाना होता था। तो क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है, गांव में मतलब कोई हाईवे ऐसे नहीं चलते हैं, तो गलियां ही होती हैं। तो वो जो दादाजी थे वो काफी समय से मेरा पीछा कर रहे थे, कभी मैंने ऐसे नोटिस ही नहीं किया कि उनके मन में मेरे प्रति कुछ चल रहा होगा। तो एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका, मेरे को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा कि ये मेरे प्रति ऐसे कैसे भावना रख सकते हैं और मैंने उनको खुद से समझाने की कोशिश की, क्योंकि गांव में जो है बहुत जल्दी लड़कियों को गलत ठहरा दिया जाता है और लोग लड़कियों की बात समझी नहीं जाती हैं। मेरा घर में भी इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं था कि मैं खुल के सबके सामने चीजें रख पाऊँ। तो उनके दादाजी की जो हरकतें हैं वो ज्यादा बढ़ने लगी, तो मैंने अपने आप को घर में कैद कर लिया। और फिर मतलब मेरे मम्मी पापा ने मेरी जो एक्टिविटी थी सब जो चेंज हो गई, तो उन्होंने ध्यान दिया। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे पापा से बात की। जब मैंने अपनी मम्मी को खुल के सब चीज़ें बताई तो मेरे पापा और मम्मी और मेरा भाई उनके फैमिली वालों से बात करने गए। तो फैमिली वालों ने मतलब होता है ना कि हमारी सोसाइटी में अपनी गलती हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उन्होंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे मम्मी पापा के साथ झगड़ा किया। तो उनके ईगो को ये बात हर्ट हो गई कि ये मेरे गांव में कैसे बदनामी करा सकती है। तो उन्होंने 12 फरवरी 2014 में मेरे ऊपर सोते हुए एसिड अटैक कर दिया। तो उसके बाद आपके परिवार वालों का अगला कदम क्या था, लाइक उसके बाद? हम लोगों को नहीं पता था एसिड अटैक के बाद क्या कदम उठाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और किसके पास जाना चाहिए। मेरे गांव के पास कोई भी वो हॉस्पिटल नहीं था। मतलब जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ तब मुझे पता चला कि हमारे समाज में इतने घिनौने क्राइम भी होते हैं। तो उसके बाद मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं पता था कि क्या करना है। तो फिर मेरे घर में उस टाइम पे कोई भी साधन नहीं था कि जिससे मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो हमने पड़ोस का साधन मांगा, उसके बाद हम लोग गए। तो मतलब लगभग 2.5 घंटे में हम लोग पहुंचे। तो पहले हम पुलिस स्टेशन गए थे, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि शायद मैं आगे सरवाइव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में मेरी FIR दर्ज कराई, उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई। ओके, ये कितनी निंदनीय बात है कि कहीं ना कहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इस प्रकार की चीजें की। और आपको पता है कि देश में लगभग एक रेशियो में अगर मैं पूरी तरह से न बोलूं तो मुझे लगता है 50% ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार इस प्रकार से पीड़ित होती आई हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हर महिलाओं पे एसिड अटैक नहीं होता है, बट
प्रेत सत्ता के भोग में वो लगातार उसमें पीड़ित होती आती हैं। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि अगर एक मजबूती के साथ, क्योंकि आपने एक उदाहरण सेट किया है जिस प्रकार से, जिस ढंग से आपने इस प्रकार से कैफे का स्टार्ट किया है और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश किया है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो देश की बेटियां हैं जो लगातार इस प्रकार से झेल रही हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि हम पे तब तक क्राइम होते हैं जब तक हम उसको झेलते हैं, और जिस दिन हम झेलना बंद कर देंगे और उस क्राइम को वहीं पे स्टॉप कर देंगे तो शायद हमारे साथ वो क्राइम होना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होती है, बाद में आपके लिए सपोर्ट तैयार होता है, सपोर्ट खड़ा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है तो आप सामने आओ, अपने हक की लड़ाई लड़ो और फिर 20 लोग आपका साथ देंगे, जिसमें कि एक हाथ मेरा भी होगा। निश्चित। अच्छा, इन सब के बीच में एक अहम सवाल पूछना भूल गया, इसमें पुलिस प्रशासन की जो भूमिका थी वो क्या थी? जैसे आपने बोला कि आपके एसेट होने में जस्ट आप वहाँ पुलिस प्रशासन के पास गए, तो वो उनका भूमिका क्या था? उन्होंने उस टाइम पे मेरा बहुत साथ दिया, और मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम लोग एसिड अटैक के काम करते हैं और हम लोग गांव-गांव जाके एसिड अटैक को रिसर्च करके हम लोग जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो बहुत जगह पुलिस साथ नहीं देती है, बहुत जगह पुलिस सर्वाइवर्स की सुनती नहीं है, यहाँ तक कि मतलब उसके बयान गवाही तक नहीं होती है। तो ऐसे में मतलब मेरे केस में ऐसा था कि मेरे केस में सभी लोगों ने साथ दिया था। बहुत अच्छी बात है, ये तो साथ देनी चाहिए, लेकिन क्या ही फायदा वो साथ का जब उसके बाद लोग ऐसे विचाराधीन हो जाएं। खैर, चलिए अब कैफे की बात करते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा समय अब नहीं लूंगा आपका। अब मुझे एक बात बताएं कि अभी जो आप इस कैफे में सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिश कौन सा है, जिसके बारे में लोग आते हैं, बातचीत करते हैं? लोग यहाँ पे हमारे 2 कैफेज हैं नोएडा स्टेडियम में, और हमारा फर्स्ट कैफे आगरा में है, सेकंड लखनऊ में है, और 2 कैफे हमारे नोएडा स्टेडियम में है, और 3 स्टेट में हमारे कैफे हैं। तो हम नोएडा की बात करेंगे तो क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मैं नोएडा में ही काम कर रही हूँ, तो मतलब यहाँ पे लोग सभी डिश पसंद करते हैं, और ऐसा पर्टिकुलर एक नहीं है। बाकी यहाँ के दही कबाब बहुत अच्छे हैं, और बटाटा बड़ा बहुत अच्छा है, और चिली पटेटो भी बहुत अच्छा है। लोग काफी घनी मात्रा में इसको पसंद। इंटरव्यू के बाद हम सभी लोग ट्राई करेंगे, हम छोटी सी टीम आई है, हम सबके साथ ट्राई करेंगे। ज्यादा समय नहीं है, इनकी भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इनकी जो विस्तृत रूप से कहानी थी, हमने सब पे चर्चा की, और किस प्रकार से एक क्रूप समाज, जब सत्ता का ये क्रूप समाज जब शोषित होता है और जब महिलाओं के ऊपर लगातार इस प्रकार से चीजें होती है, तो ये एक उदाहरण है। कई सारे ऐसे भारतवर्ष में अभी भी 50%, अगर मैं लगभग बोलूं 50% ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार इस प्रकार से शोषण होती रही हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं और इसके जवाब सच में अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पे महिलाओं को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा और उन्हें बढ़ के आगे आना पड़ेगा। हमारी 60% की जो आबादी है वो गांव में बिलोंग करती है, और गांव में बिलोंग करने के कारण वो कहीं ना कहीं अपने आवाज से लुप्त हो जा रही हैं। इसका एक अहम योगदान होगा इन सब चीजों में। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम परंपरा निभाते हुए आते हैं कि ठीक है, हमारे गांव में पहले से ऐसा चल रहा है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो ठीक है, हमें नहीं बढ़ाना है, और लड़की 18 साल की हो गई है तो उसकी शादी करनी है। लेकिन मेरा मतलब हमेशा से ऐसा था कि मुझे शादी करके तो किसी का पराया घर नहीं संभालना है, मुझे मतलब अभी अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो इतने में ही मैं कुछ कर पाती तो मेरे सपनों को दबा दे, लेकिन अब भी मेरे सपनों की उड़ान बहुत लंबी है, और मतलब भगवान ने धरती पे लाया तो कुछ तो करके जाना है, और लोगों में कुछ तो बदलाव ला के जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अंशु जी। तो हमारे साथ अंशु जी जुड़ी थी, जिन्होंने अपनी जीवनी बताई, हमें अपने संघर्ष के दौर की चीजें बताई। बाकी खबरों के लिए बने रहे ग्लोबगस्ट के साथ। कैमरामैन सौम्या के साथ मैं शुभम पाठक, धन्यवाद।